तो लास्ट क्लास में हमने किया था, कहा था किया था, पावर लॉस इन एलसीआर, सॉरी, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, है ना, दो जगह किया था। आज हम करेंगे भैया पावर लॉस इन एलसीआर। क्या करेंगे? पावर लॉस इन एलसीआर। देखिए बहुत आएगा तो कुछ यहीं से ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं मेरा अप्लाइड ईएमएफ क्या है, अप्लाइड ईएमएफ मेरा इस केस में एलसीआर के केस में E इक्वल्स टू क्या होता है, अप्लाइड ईएमएफ होगा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और I इक्वल्स टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आपको पता ही नहीं होगा कि एक है क्या, कैसे लिख रहा हूं मैं देखिए आपको पता है जब एलसीआर सर्किट में लेता हूं, क्या लेता हूं, एलसीआर सर्किट लेता हूं, तो अगर उसमें एक्सेल ज्यादा होगा, क्या होगा, एक्सेल ज्यादा होगा। एक्सेल ज्यादा होने पर क्या होता है, करंट इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा आता है। ध्यान रखना, अगर मैं कह दूं इन एलसीआर, इन नोट में इधर लिखवा रहा हूं नोट में, कि अगर एलसीआर में, ठीक है, अगर एलसीआर में मैं बोलूं एक्सेल मेरा ज्यादा है, एक्सेल मेरा ज्यादा और एक्सी मेरा क्या है, कम है, मतलब एक्सेल ज्यादा है और एक्सी मेरा क्या है भैया, कम है। तो इस कंडीशन में इस सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव डोमिनेंस सर्किट। इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। मतलब इस एलसीआर सर्किट में इंडक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट मतलब कि प्रभावी होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। अब जिसका प्रभाव ज्यादा होगा तो उसकी चलेगी भी ज्यादा। और आपको पता है अगर वो इंडक्टिव, थोड़ा उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट जाता है तो इंडक्टेंस में करंट क्या होता है, पीछे हो जाता है। कितना हो जाता है, आपको याद है 90 डिग्री के। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता तो करंट 90 डिग्री एग्जैक्ट पीछे होता, लेकिन हम देख रहे हैं भैया ये कैसा सर्किट है, एलसीआर है। क्या ये, इसमें एल का भी इफेक्ट होगा, सी का भी इफेक्ट होगा और आर का भी इफेक्ट होगा। अगर केवल एल का इफेक्ट होता तो करंट क्या होता, एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे आता। लेकिन यहाँ पर एल और सी और आर तीनों है, तो यानी तीनों का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन एल का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। एल का इफेक्ट क्या होगा, और एल जिसमें एल का इफेक्ट ज्यादा होता है उसमें करंट क्या होता है, पीछे हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर प्योरली इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री पीछे होता, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बाकी और भी डिवाइसेस हैं, रजिस्टर है और कैपेसिटर, तो उनकी वजह से पूरा 90 डिग्री तो करंट पीछे नहीं हो सकता, लेकिन भैया कुछ पीछे हो जाएगा। तो मैंने मान लिया 5 पीछे हो गया। कितना पीछे हो गया, तो अगर आप ईएमएफ को ई रखते हो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मतलब करंट पीछे हुआ लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे नहीं हो पाया है। कितना पीछे हो गया, 5 पीछे हो गया। 5 की वैल्यू आप सबको पता है, कैसे निकलेगा, tan से निकलेगा या cos से निकल सकता है। ठीक है भैया, तो 5 की वैल्यू। अगर मान लीजिए ये पहला नोट था, दूसरे नोट में क्या कर रहे हैं भैया, इफ XC ग्रेटर देन XL। अब यहां पर जो एलसीआर सर्किट है उसमें C का इफेक्ट ज्यादा है, इसे कहते हैं कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट। कैपेसिटिव डोमिनेंस सर्किट, कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट। इस सर्किट में कैपेसिटर का इफेक्ट क्या ज्यादा है, और कैपेसिटर का इफेक्ट अगर हमने देखा है भैया तो वो 90 डिग्री करंट क्या होता है, आगे हो जाता है। वहां पर क्या होता है, लेकिन अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो 90 डिग्री आगे होता ना। यहाँ पर तो तीनों का इफेक्ट होता है, यानी पूरा 90 डिग्री आगे नहीं पाएगा, कुछ आगे होगा। हमने क्या मान लिया, 5 आ गया। कितना है, तो अगर आपका अप्लाइड ईएमएफ आपका क्या है भैया, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहां पर करंट पीछे है, 5 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। एक्सेल क्या है भैया, 5 इक्वल्स टू में हियर 5 इक्वल्स टू में tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, या दूसरे भी फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे, यही नहीं है। ठीक है भैया, तो मैंने अगर ये करंट लिया, ये करंट लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सी क्या होगा, ज्यादा होगा, और एक्सएल क्या होगा, कम होगा। और अगर ये करंट लिया तो इसका मतलब आप एक्सएल ज्यादा होगा और एक्सी क्या होगा भैया आपका, कम हो जाएगा। दोनों करंट से किसी भी करंट को लेकर कैलकुलेशन करनी है, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। ठीक है भैया, तो आप बताओ मैं कौन सा करंट ले लूं, आप बता दो। ईएमएफ तो यही रहेगा आपका हमेशा, करंट कौन सा लूं, ये कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट या इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट।
चलो मैं एक ले लेता हूँ, एक आप अभी सॉल्व करना मेरे आगे, ठीक है, क्योंकि ये आता है पावर, ठीक है, एलसीआर में पावर। तो नाउ वी नो, ठीक है, वी नो क्या, वी नो पावर क्या होता है, डी एच अपॉन में डी टी, और पावर को हम लिख सकते हैं ई इंटू में आई। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट, क्या लू, ये वाला करंट लेता हूँ, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने मान लिया कि ये कैसा सर्किट है, कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट है, इसमें कैपेसिटर का इफेक्ट क्या आ जाता है, तो ये क्या होगा, डी एच क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए भैया, आई नॉट ई नॉट को साथ में लिखते हैं, साइन, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ये ए है और ये क्या है, बी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जिसको नहीं पता तो ध्यान रखना, साइन ए प्लस कॉस, साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं, ठीक है भैया, ध्यान रखना, जिसको नहीं पता वो देख ले, ठीक है भैया। ये आई नॉट ई नॉट को साथ में लिख दिया यहाँ पर मैंने, साइन ओमेगा टी यहाँ पे रख दिया, और इसका फॉर्मूला एक्सटेंड कर दिया, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव है ना, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया। अब एक काम करते भैया, साइन की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और साइन की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डी एच और डी एच इक्वल्स टू में, डी एच यहीं पर रखो, डी टी को उधर ले गया मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट ई नॉट, ठीक है, साइन की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा, कॉस फाइव साइन स्क्वायर, कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है भैया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, है ना, अगले वाले में तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और क्या होगा भैया, साइन फाइव, और बाहर क्या है भैया, डी बैठा हुआ है आपका, क्या कौन बैठा हुआ है, ये रहा डी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डी की मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, तो डी क्या हो जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट ई नॉट, ये क्या हुआ, कॉस फाइव साइन स्क्वायर, दो से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा टी, और दो से क्या करो, डिवाइड कर दो, और इस डी से भी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ, डी हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस इसकी मल्टीप्लाई, देखिए डी की मल्टीप्लाई इसमें करना, और यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड कर दो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी, और दो से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स के हिसाब से किया मैंने, ठीक है भैया। अब देखिए डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका आई नॉट ई नॉट, दोनों में से दो को क्या करो, कॉमन ले लो, यहाँ पे आ गए दो, ठीक है। अब देखिए अंदर क्या बचा, कॉस फाइव, इसको लिख दूंगा मैं, इसको लिखूंगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, इसको क्या लिख दूंगा, टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि साइन टू ओमेगा टी, सॉरी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बराबर में टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ठीक है भैया, जिसको नहीं पता लिख लीजिए, ठीक है भैया, माइनस। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू ओमेगा टी का, किसका है, और ये कॉस साइन फाइव, साइन फाइव, और पीछे क्या लगा है डी टी, ठीक है भैया। ये हो गया, ये हो गया आपका उस इंस्टेंट पर हीट एलसीआर से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एलसीआर से जो हीट निकली वो इतनी निकली। अपने को भैया निकालनी है पूरी कंप्लीट साइकिल में हीट, क्या निकालनी है, टोटल हीट, टोटल हीट थ्रू दी एलसीआर, थ्रू दी एलसीआर, जीरो टू टू टाइम में, जीरो से टी टाइम में क्या होगा टोटल हीट, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एच आएगा, क्या आएगा, एच आएगा। देखिए आई नॉट को लिख दो, आई नॉट अपॉन में अंडर रूट टू, ई नॉट अपॉन में अंडर रूट टू, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, पता है ना आपको, टू को अंडर रूट टी लिख दिया, आई नॉट के साथ एक बार लिख दिया, ई नॉट के साथ एक बार लिख दिया, उसके बाद फिर अंदर वाले को इंटीग्रेट करो, कॉस फाइव एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल दीजिए, कॉस फाइव बाहर चला गया,
देखिए यहाँ पर dt था यार, dt लिखा है क्या मैंने, ये dt, हाँ ठीक है, dt के मल्टीप्लास में भी तो क्या होगा dt, इंटीग्रेशन 0 से लेके t, ठीक है भैया। उसके बाद इसका होगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब जगह नहीं बचेगी, एक काम करो अगले पेज में लिखेंगे अब, अगले पेज में लिख लूंगा dt, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ds था और क्या था आई नॉट अंडर रूट टू ई नॉट अंडर रूट टू, यहाँ पे क्या था हमने कॉस फाई, फिर क्या था 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, बाहर क्या था dt था, है ना। उसके बाद फिर क्या था प्लस साइन फाई 2 साइन, सॉरी साइन 2 ओमेगा टी dt, ठीक है यही था ना। ये हो गया, टोटल हीट निकाल रहे, क्या निकाल रहे टोटल हीट, टोटल हीट थ्रू दी एलसीआर, थ्रू दी एलसीआर 0 टू टी टाइम में। जब आपको ये निकालना तो भैया इंटीग्रेट करो, तो डीएच का इंटीग्रेशन क्या होगा एच होगा, ये क्या हुआ आई आर एम एस, ये क्या हो गया ई आर एम एस, ठीक है। अगर मैं बात करूं cos फाई क्या होगा, बाहर आ गया cos फाई बाहर आ गया, अब dt की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर t के इंटरवल में, ठीक है भैया। और फिर इसके बाद माइनस ही रहा cos 2 ओमेगा टी dt, 0 से t के इंटरवल में इसको भी इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या आएगा बीच में प्लस, ठीक है। फिर देखिए साइन फाई यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल दीजिए साइन 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर t के इंटरवल में, क्योंकि आपको हीट इतने टाइम में निकालनी है। अपने को पता है साफ साफ कि मैंने बता रखा है ये क्या होगा 0 और ये भी क्या होगा साइन कॉस 0, 0 से t के इंटरवल में क्या होते हैं 0 वैल्यू कैरी करते हैं, ठीक है भैया। तो ये आएगा h इक्वल्स टू में क्या होगा आई आर एम एस ई आर एम एस, और ये क्या होगा कॉस फाई इधर बचा, और यहाँ पर क्या बचा टी, टी की लिमिट लग गई 0 से लेकर कैपिटल टी, बाकी सब क्या हो गया 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। h इक्वल्स में क्या हो गया आई आर एम एस ई आर एम एस और कॉस फाई, और यहाँ पर क्या होगा टी बचेगा केवल, आपको पता ना, एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे एक बार लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे, बीच में क्या है माइनस। इसको सॉल्व करके आया आपका आई आर एम एस ई आर एम एस और कॉस फाई इंटू में कैपिटल टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हीट निकली, हमें निकालना क्या है पावर, पावर क्या होता है तो वी नो भैया पावर क्या होता है वर्क अपॉन हीट अपॉन में टाइम, कितना टाइम जितने टाइम के लिए आप ले रहे हो, तो हमने कितना टाइम लिया 0 से लेकर टी टाइम तक, तो हीट क्या रखी है आई आर एम एस ई आर एम एस और cos फाई कैपिटल टी अपॉन में कैपिटल टी से कैपिटल टी क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो पावर आ गया आपका एलसीआर में ए आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, ये भैया फॉर्मूला है आपका एलसीआर सर्किट में पावर का। अब स्पेशल केस देख लीजिए, तो भैया देखिए स्पेशल केस, अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं तो आपको पता है रजिस्टिव सर्किट की बात करूं, रजिस्टिव सर्किट की बात करूं तो करंट आई आर एम एस और ई आर एम एस दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, याद है नहीं याद है, तो इसमें पावर कितनी निकलेगी आई आर एम एस ई आर एम एस और cos फाई की वैल्यू कर दो 0, तो पावर आपने देखा होगा जब आपने रजिस्टिव सर्किट मैंने परसों कराया था तो उसमें पावर आपकी यही निकली थी, याद है। उसके बाद फिर मैंने किया था भैया इंडक्टिव सर्किट, है ना, इंडक्टिव सर्किट कहा गया, इंडक्टिव सर्किट सेकंड, इंडक्टिव सर्किट की मैं बात करता हूं, तो इंडक्टिव सर्किट में का आई आर एम एस जो होता है परपेंडिकुलर होता है ई आर एम एस के, याद है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों करंट और ईएमएफ परपेंडिकुलर होते हैं, यानी फेज डिफरेंस क्या होगा उनके बीच में 90 डिग्री का। और मैंने अभी परसों ही आपको कराया था कल सॉरी आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो उसमें क्या निकली थी पावर 0, याद है परसों ही कराई थी भी, सॉरी कल। तीसरे में कैपेसिटिव सर्किट आया था क्या, कैपेसिटिव सर्किट, अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करो तो इसमें भी ई आर एम एस जो होता है वो आई आर एम एस के क्या होता है भैया परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, तो उसमें भी पावर क्या ही निकलेगी 0 निकलेगी, क्योंकि फेस क्या आने वाला है भैया 90 डिग्री आने वाला है। तो इन दोनों सर्किट में चाहे मैं इसकी सर्किट की बात करूं ये वाला करंट या ये वाला करंट,
इन दोनों करंट को हम क्या कहते हैं भैया, वॉटलेस करंट, क्योंकि सर्किट में जब ये फ्लो करते हैं तो इनकी वजह से किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है भैया। अब 1 सेकंड के अंदर ना आप ये वाला केस लेकर के डेरिवेशन करो, तो ना तो ये देखिए क्या, अब मान लीजिए मैंने माइनस वाली ले ली है, तो यहाँ पे अगर प्लस की यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी क्या होगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इधर भी क्या होगा भैया माइनस होगा, इधर भी क्या होगा भैया माइनस, और ये तो खैर आपका जीरो ही हो गया, तो माइनस का कोई मतलब नहीं, ये सब कुछ सेम रहेगा, खत्म। ठीक है भैया। बात करते हैं भैया पावर फैक्टर, क्या करते हैं भैया, पावर फैक्टर कॉस फाइव होता है, क्या होता है भैया, कॉस फाइव। पावर फैक्टर किसको कहते हैं भैया, कॉस फाइव कहते हैं। कहते हैं क्या, होता क्या है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का मतलब पता है क्या होता है, चलो चलो अभी पहले एपिसोड डेरिवेशन कर लेते हैं उसके बाद बताता हूं। पावर फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ loss dissipation of power in LCR, dissipation of power in LCR to the dissipation of power in resistive, purely resistive, purely resistive सर्किट। कह रहा भैया पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है किसका, पावर इन एलसीआर और पावर इन रेजिस्टिव सर्किट। हमने देखा पावर एलसीआर क्या रखा है, IRMS, ERMS और cos फाइव, और रेजिस्टिव सर्किट में पावर क्या आती है, IRMS ERMS, केवल ये आती है, ये दोनों क्या हुआ आपस में कैंसिल हो गए, तो पावर फैक्टर क्या आ गया, cos फाइव आ गया, क्या आ गया भैया, cos फाइव। ठीक है, ये पावर फैक्टर आ गया। अब देखिए जहां पर पावर फैक्टर एकदम कम होता है, जीरो होता है, वहां पर पावर का कोई लॉस नहीं होता, वहां पर सारी एनर्जी क्या होती है, आपकी बचती है। और जब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम मैक्सिमम होती है, तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, लॉस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भैया, जैसे रेजिस्टिव सर्किट होता है वहां का पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, 1 cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। ठीक है भैया, यानी वहां पर एनर्जी का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ज्यादा ज्यादा एनर्जी लॉस ज्यादा। एक पता नहीं खान सर है, उनको फिजिक्स तो आती नहीं है, वो पता नहीं एक दिन बता रहे थे पावर फैक्टर ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। खैर उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद ही आर्ट से पढ़े हुए हैं, उनको थोड़ा सुन लिया होगा तो उन्होंने बोल दिया होगा। बाकी पावर फैक्टर अगर सर्किट ज्यादा है ना, तो एनर्जी लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। और पावर फैक्टर अगर cos फाइव क्या होगा भैया, कम होगा, जैसे एलसीआर सर्किट का जीरो होता है, सॉरी इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट का क्या होता है भैया, जीरो होता है। तो ये क्या होगा भैया, एनर्जी लॉस क्या होगा, एनर्जी लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए भैया, अगर मैं बात करूं cos फाइव की वैल्यू जो होती है कम किसके लिए होती है, L और C के लिए, और ज्यादा किसके लिए होती है, R के लिए होती है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना। अब पावर फैक्टर को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल देखा आपने, वी आल्सो नो क्या कहते हैं भैया, कि ये फाइव था, ये क्या था, एक्सएल माइनस एक्सी था, और ये क्या था, आर था, तो भैया कॉस, और ये क्या था, कुछ ज्यादा बढ़िया ट्रायंगल बन गया, ये जेड था, ये बन गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या था फाइव, ये जेड था, और ये एक्सएल माइनस एक्सी था, और ये आर था, तो कॉस फाइव क्या होगा आपका, कॉस का था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या आपका आर, और हाइपोटेनस क्या भी है, जेड है। ठीक है, तो अब देखिए भैया, इफ फॉर अगर मैं रेजोनेंट सर्किट की बात करूं, रेजोनेंस कंडीशन याद है, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या होती है, बराबर हो जाती है, एक्सएल एक्सी खत्म हो जाते हैं, और जेड की वैल्यू आर के बराबर आती है, आपको याद होगा। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस सर्किट की बात करूं, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, आर के बराबर होती है, तो कॉस फाइव वहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये आर है, जेड की वैल्यू भी क्या होगी, आर हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, पावर फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, मतलब वहां पे दबा के लॉस होगा। ठीक है, करंट ज्यादा हो जाता है ना, जहां करंट ज्यादा वहां पे पावर भी क्या होती है, ज्यादा लॉस होती है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, आई स्क्वायर आर टी। अब करंट ज्यादा हो गया तो पावर का लॉस भी क्या होगा,
ज्यादा होगा ना, ये चीज ध्यान में, पावर फैक्टर। ठीक है भैया, पावर फैक्टर की वैल्यू 0 करने के लिए हम इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट का इस्तेमाल करें। ठीक है भैया, फटाफट जल्दी से देख लीजिए इसमें कुछ है। ठीक है, पावर फैक्टर समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, मैं बात करता हूँ एसी जनरेटर की। किसकी बात करता हूँ? एसी जनरेटर। ठीक है, सबसे पहले इसका होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है EMI। प्रिंसिपल में इतने लिख देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अगर भैया किसी भी कॉइल का लगातार फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, वो उस फ्लक्स के चेंज को क्या होगा, अपोज करेगी। अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ लाती है, और इंड्यूस ईएमएफ फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, रोकता है। यानी इसका जो प्रिंसिपल हो गया, बेसिक प्रिंसिपल हो गया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। क्या हो गया? इंडक्शन। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा है भैया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में देखिए भैया, दो मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ होता है और दूसरा क्या होता है भैया, साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, बना नहीं रहा मैं। और एक कॉइल होती है, क्या होती है, कॉइल इस तरीके की कॉइल होती है। ठीक है, यहाँ से दो एंड निकले होते हैं। ठीक है, इस तरीके के दो एंड होते हैं। यहाँ पर ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़े होते, ये स्लिप रिंग होती है। क्या होती है? स्लिप रिंग के थ्रू आउटपुट नहीं होता है। अभी पता लग जाएगा आपको स्लिप रिंग के थ्रू आउटपुट क्यों होता है, डायरेक्ट हम कनेक्शन क्यों नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या आता है, डायरेक्टली आप आउटपुट नहीं ले सकते। ये आउटपुट है, आउट आउटपुट। ठीक है भैया, अब होता क्या है यहाँ पर, ये क्या है भैया आपका, चीज गंदा हो गया ना। ठीक है, चलो भैया, तो ये होता है साफ्ट जो रोटेट करता है। अब ये किसी भी तरीके से रोटेट कर रहा है, आपने इंजन में घुसेड़ रखा है इसको, इंजन चल रहा है, या फिर आपने क्या किया, टरबाइन से अटैच कर रखा है, टरबाइन घूम रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये पंखड़ी क्या होगी, घूमेगी। क्या करेगी, ये जो पंखड़ी लगी इसके इससे साथ कनेक्शन होता है, इनका कनेक्शन होता है। ठीक है, ये कॉइल होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी टर्न्स होती है, इसे कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं इसे, यार बाद में लिखाता हूँ मैं इसे। ठीक है, ये ऐसे घूमती है। जब ये घूमेगी, आपको पता है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगी, ठीक है, जरा एक बार ये अपना कैमरा ऑन कर लो, कैमरा जिसमें मैं दिखूं। ठीक है भैया, तो ये साफ्ट है। ठीक है, और ये साफ्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी इस साफ्ट से, तो फ्लक्स क्या आएगा, अभी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रही है, जब पास करेगी इस एरिया से, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्या होगा, साफ्ट घुमाएगा इसको, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी ना। अब ये कॉइल क्या करेगी, रिटर्न हो गई, फ्लक्स क्या होगा इसका, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, जीरो हो गया, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को अपोज करेगा कॉइल, अपोज करने के लिए क्या लगेगी भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ लाएगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पर आएगा। अब देखिए स्लीव यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करके वहां से वायर जोड़ दोगे ना, तो आपको पता है ये घूम रहा है, घूम रहा है, तो वायर इसमें क्या होगा, उलझ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से एक वायर यहाँ पे निकाल लूं और एक वायर यहाँ पे निकाल दूं, डायरेक्ट कनेक्शन कर दूं यहाँ पे, डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्शन से क्या होगा कि जब ये घूमेगा तो वायर भी तो आपस में घूमेंगे और वायर क्या होगा, उलझ जाएगा। इसलिए जब हम आउटपुट लेते हैं ना, तो स्लिप रिंग लगा देते हैं। स्लिप रिंग क्या होता है कि दो रॉड ऐसे निकाल देते हैं, ऐसा परमानेंट दो रॉड निकाल देते हैं। एक रॉड क्या होती है, दूसरी रिंग से ऐसे अटैच होती है, एक दूसरी वाली जो एंड होता है वो दूसरी रिंग से अटैच। जब ये घूमेगा तो इसका केवल रॉड ही इसके साथ कनेक्शन होगी, रॉड भी घूमेगी और ये वाला एंड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कुछ इस तरीके से। ये मतलब देखिए, ये से ये है ना, तो इसमें स्लिप रिंग ऐसे रहेगा, स्लिप रिंग ऐसे रहती है किनारे में, और जब ये घूमेगा कॉइल ना, तो स्लिप रिंग के साथ ऐसे कैसे घूमता रहेगा वो। ठीक है, तो जो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ आ रहा ना, वो इसके अंदर आ गया, मेरे हाथ के अंदर। मान लो मैं स्लिप रिंग हूँ। ठीक है, ये स्लिप रिंग है और वो जो घूम रहा है, ठीक है, कॉइल के साथ अटैच हो, ऐसे घूमेगा इसके साथ। तो जो भी इसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना, वो सारा का सारा मेरे हाथ पे आ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से स्लिप रिंग होती है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता कि एकदम जोड़ दो उसको, सोल्डिंग कर दो, ऐसा सोल्डिंग वोल्डिंग वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, स्लिप रिंग से अटैच होता है। अब जब ये घूमेगी ना कोई, तो इसके अंदर जो वायर रॉड निकाल रखी है वो इसके साथ टच में रहेगी।
अब टच में रहेगी तो भैया घूमती रहे, ये घूमती रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा आउटपुट क्या हो रहा है, मेरे हाथ के थ्रू आ जा रहा है, मतलब स्लिप रिंग के थ्रू आ जा रहा है। तो इसलिए स्लिप रिंग लगाते हैं ताकि डायरेक्ट कनेक्शन ना हो और सारा आउटपुट मुझे मिल जाए। अब आपको पता भी है यहाँ पे जो ये यहाँ पर इंजन वगैरह जो भी लगा होता है, ठीक है, जो भी रोटर वगैरह जिसके भी थ्रू टरबाइन वगैरह जो भी है उसके थ्रू घूमता रहता है, ये लगातार घूमता रहेगा, ये लगातार घूमता रहेगा। इसका फ्लक्स कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, यानी लगातार इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होता रहेगा। उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए कौन आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसकी साइकिल बनती है, खैर अभी देखिए, ठीक है, इसके 5 फेज की साइकिल बनती है, ठीक है भैया। स्टार्टिंग में देखिए फेज पहला डायग्राम यहाँ पर जो, ये तो मेन डायग्राम हो गया, ठीक है भैया, ये मेन डायग्राम है। इसे है मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया। ये हो गया आपका आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर वो जो कॉइल होती है ना जहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो होता है। ये होता है साफ्ट, साफ्ट होता है, ठीक है भैया। ये होती है आपकी स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, ठीक है भैया। और ठीक है, ठीक है भाई, इतने ज्यादा इससे ज्यादा क्या है, ठीक है भैया। इसके घूमने की रोटेशनल स्पीड होती है, जब ये घूमेगा तो कभी इसका फ्लक्स क्या होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, मतलब फ्लक्स लगातार क्या हो रहा है, फ्लक्स है वेरिएबल। फ्लक्स क्या है भैया, वेरिएबल है, फ्लक्स वेरिएबल है। वेरिएबल है, वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए कौन आता है भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आता है भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस सर्किट, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, तो तब क्या आएगा भैया, इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। देखिए फ्लक्स आपका लगातार कॉइल घूमने की वजह से वेरिएबल है, वेरिएबल से इंड्यूसिबल है। अब देखिए भैया यहाँ पर जो फेज डायग्राम होता है उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब 15-20 मिनट तो कम से कम समझाने के लिए सही चाहिए, लेकिन इसकी डेरिवेशन मैं कर दे रहा हूँ फेज डायग्राम में, अगली क्लास में समझा दूंगा आपको, ठीक है भैया। देखिए एन क्या है, नंबर, कितना टाइम है, 6 मिनट हो जाएगा। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न है इसके अंदर, एन, इन आर्मेचर। कॉइल को यहाँ पर क्या कहते हैं भैया, आर्मेचर, क्या कहते हैं उसे, आर्मेचर। बी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। और ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, क्या है, एरिया ऑफ, ये जो कॉइल यूज कर रखी है इसका एरिया क्या है भैया, ए है। क्या है, एक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर, एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल इज थीटा। मैंने कह दिया किसी भी, देखिए आपको पता है, मान लीजिए कॉइल ऐसी है, इसका नॉर्मल क्या होगा, ऐसे होगा। किसी भी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने कितना एंगल बना रखा है, थीटा। थीटा की वैल्यू आपको याद होगा क्या होती है, ओमेगा टी, ओमेगा टी होती है, याद नहीं, याद है। ये जो घूम रही कॉइल उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भैया। तो देन फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स एट दैट इंस्टेंट, एट दैट, इस इंस्टेंट पर कितना फ्लक्स होगा, दैट इंस्टेंट। तो भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बना कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये क्या होगा, बना कॉस थीटा की यहाँ पे, क्योंकि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, ठीक है भैया। और हमें पता है ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये क्या होगा, ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, याद है फैराडे लॉ, माइनस डी अपॉन में डी टी। फाई की वैल्यू क्या रखिए, बना कॉस ओमेगा टी, क्या क्या बाहर आएगा, बी एन ए बाहर आ गया। और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, क्या होता है, साइन ओमेगा टी। और आपको पता भी है टी और ओमेगा टी आगे भी होगा, चेन रूल कहते हैं, लेकिन आप आगे करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास मैथ्स नहीं है उसके लिए सबसे बढ़िया बताता हूँ कि अगर टी है और यहाँ पर ओमेगा टी है तो ओमेगा से सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका भैया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा, आपको याद होगा मैंने नवाब साइन ओमेगा टी कराया था, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कराया था भैया, ये क्या होता है भैया, साइन के आगे जो लगता है उसे ई नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं,
इसे मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैक्सिमम ईएमएफ है। अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है, तो नवाब होता है। क्या होता है? नवाब। और मैं बोलूंगा इफ आर इज द रेजिस्टेंस, ये कैसा जनरेटर जो होता है वो रेजिस्टिव सर्किट होता है। कैसा होता है? और रेजिस्टिव सर्किट में अपोजिशन क्या होती है? आर ही होती है। क्या होती है? आपने देखा जनरेटर में कैपेसिटर वगैरह लगे हुए? नहीं, नॉर्मल रेजिस्टिव सर्किट होता है। ठीक है, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हेलो, चलो मैं भी भेजता हूँ इसी बच्चे को। ठीक है, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, देन जो करंट आएगा क्या होगा? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ क्या रखा है? नवाब साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। तो ये हो जाएगा नवाब अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। आपको पता है ये आई है तो ये क्या होगा? आई नॉट होगा मैक्सिमम करंट। क्या होगा भैया? मैक्सिमम करंट। यानी अगर यहाँ पर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये भी ऐसे जाएगा, और यहाँ पर करंट का ये क्या है? ईएमएफ, और ये क्या है? करंट है। और यहाँ पर करंट और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो ये भी क्या होगा? इस तरीके से ही जाएगा। ठीक है भैया, ये कंप्लीट डेरिवेशन है इसकी, मतलब डेरिवेशन हो गई है। अब इसका फेस डायग्राम, ये डायग्राम कैसा बना, कैसे ईएमएफ बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, ऐसा क्यों होता है, तो आपको फेस डायग्राम से ही समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो इतना समझ में ही आ गया होगा, लेकिन फेजर डायग्राम से आपको पता लगेगा कि ईएमएफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जीरो हो गया, फिर नेगेटिव चला गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है भैया, तो उसको कर लेना। ठीक है, हाँ, परसों की क्लास लोगे। ठीक है, और एक काम करिए, विकास भैया पे जाइए, अभी तो भी है ना। ठीक है, परसों पेपर है ना मैथ का, तो कल छुट्टी रहेगी। तो विकास भैया, तू